अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू एवरीडे फिज़िक्स। तो गाइज़, अब तक हमने ज़ीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ पढ़ चुके हैं और अब हमने आना है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। तो देखते हैं इस लॉ को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसको इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया। बेसिकली जो फर्स्ट लॉ है ना हमारे पास, वो कहता है इट डील्स विद द एनर्जी कंजर्वेशन। वो बताता है कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी और जो टोटल एनर्जी है यूनिवर्स की वो चेंज नहीं होगी, यानी डेल्टा ई जो है वो ज़ीरो रहेगी। लेकिन इस लॉ में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं जो कि हमें सेकंड लॉ की वजह से पता चलते हैं। तो सबसे पहला ड्रॉबैक इसमें ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट के बारे में कोई आइडिया नहीं देता। ये नहीं बताता कि हीट जो है उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। हमें पता है कि हीट हॉट से कोल्ड की तरफ ही मूव करेगी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है। हमने ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है, ठीक है। इसका कोई लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें। हमें पता है कि जब हम हांडी में चम्मच मार रहे होते हैं, कोई स्टील का या आयरन का, तो क्या होता है कि आप थोड़ी देर के लिए उसको रखो तो हीट खुद खुद ब खुद जो है वो कोल्ड पार्ट की तरफ मूव करती है, और जब आप उसको हाथ लगाओ तो आपको गर्म फील होता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हीट जो है वो ऑपोजिट वे में मूव करे। हम्म अगर हमने हीट को ऑपोजिट वे में मूव करवाना है कोल्ड से हॉट की तरफ, तो हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा। जैसे एसी में काम करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर होते हैं, ठीक है। वहाँ से हम हीट को कोल्ड पार्ट से हॉट सराउंडिंग की तरफ लेके आ रहे होते हैं। तो पहला इसका ड्रॉबैक ये था कि ये कहता है कि हीट जो है, हीट की डायरेक्शन नहीं बताता। दूसरी चीज़ ये कि ये नहीं बताता कि जो प्रोसेस है वो होगा या नहीं होगा, उसकी अक्रंस के बारे में कुछ नहीं बताता, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो है, कोई भी प्रोसेस हो सकता है। अब जैसे है, मैंने एग को बॉईल किया है, मैंने हार्ड बॉईल कर लिया उसको, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ठीक है, ये एक प्रोसेस हो गया हमारे पास। इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। आपने उसकी केमिकल एनर्जी को, आपने उसको हीट अप किया और आपने उसको कन्वर्ट कर दिया किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में जो अभी वो है। आप उसको दोबारा भी कन्वर्ट कर सकते हो, जिस तरह मैच स्टिक है, आप उसको बर्न करते हो, आप उसकी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो हीट एनर्जी में। अब क्या ऐसे हो सकता है कि आप उस हीट एनर्जी को दोबारा से उसकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, वो हीट एनर्जी दोबारा से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए? एनर्जी कंजर्वेशन तो यहाँ भी वैलिड है। हीट एनर्जी क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती केमिकल एनर्जी में? हो सकती है, लेकिन हमें पता है ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर प्रोसेसेस नेचर में रिवर्स होना शुरू हो जाए तो हमारी पूरी कायनात का निज़ाम इधर। और इसका लास्ट ड्रॉबैक ये है कि ये कहता है कि 100% एफिशिएंट सिस्टम बनाया जा सकता है। जिस तरह पहले हमने बात की कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी को दोबारा कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में, तो कोई एनर्जी लॉस ही नहीं हुआ। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है ना कि जितनी एनर्जी गई थी वो उतनी वापस आ गई, कोई हीट लॉस ही नहीं हुआ। तो जो हम पढ़ते आए थे, फ्रिक्शन की वजह से लॉस होता है, साउंड लॉस होती है, लाइट की वजह से एनर्जी जो है वो लॉस हो रही होती है सराउंडिंग में, वो तो ख़त्म होगी बात। फिर फर्स्ट लॉ इतना आइडियल सा लॉ है कि ये हमारी यूनिवर्स के बारे में बताता ही नहीं है सही से, ठीक है। तो हमारी यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, हमारी यूनिवर्स के हर लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए सेकंड लॉ का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ जो है उसका ड्रॉबैक में ये चीज़ आती है कि अच्छा, असल में बात ये है कि ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। ऐसा हो सकता है कि सारा काम कन्वर्ट हो जाए हीट एनर्जी में, सारे का सारा जो आपने काम किया है वो वेस्ट हो जाए हीट एनर्जी में, ठीक है। लेकिन ऑल द हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू वर्क। अगर आप हीट से कोई काम लेना चाह रहे हो, जिस तरह मैंने कहा था थर्मोडायनेमिक्स जो है उसमें हम हीट से काम लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम हीट को यूज़ करते हैं अपना कोई काम परफॉर्म करने के लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारी की सारी हीट से वर्क ले लें, कुछ काम हमें भी करना पड़ेगा। अब ऐसे परफेक्ट चीज़ें तो एग्जिस्ट नहीं करती ना। तो ये इसके 3-4 पॉइंट्स थे ड्रॉबैक्स के। अब हम देखेंगे कि सेकंड लॉ है क्या। असल में सेकंड लॉ जो है वह इंट्रोपी के साथ डील कर रहा होता है, और इंट्रोपी का कॉन्सेप्ट पढ़ना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंट्रोपी का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे।
तो एंट्रोपी बेसिकली क्या है? स्पॉन्टेनियटी। कोई प्रोसेस कितना स्पॉन्टेनियस है, कितना वो खुद ब खुद हो सकता है। जिस तरीके से हमने बात की थी कि हीट जो है वो हॉट से कोल्ड पार्ट की तरफ जाएगी, ये एक नेचर में लॉ है, हमें पता है इस चीज़ का, ठीक है। कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं आ सकती। इसी तरीके से जो डिफ्यूजन है, मैं कमरे की एक साइड पे स्प्रे करूँ वो पूरे कमरे में फैल जाती है। क्यों? ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये खुद से होगा। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस वो होती हैं जो खुद ब खुद होना चाहते हैं, ठीक है। उसमें हमें ज़रा से कुछ स्पार्क देने की ज़रूरत होगी तो वो खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगे। एक समझने वाली बात यह है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं वो बहुत रैंडमली होते हैं, ठीक है। उनकी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती। अब जैसे आप लूडो खेल रहे हो, आप उसमें डाइस को जो है वो घुमाते हो और लेके आते हो, कोई नंबर आता है आपका, हर बार डिफरेंट नंबर आएगा। हर बार आप कहो भी ना कि मेरा ये आएगा, लाजमी आएगा, तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि वो नंबर आए। अगर आप 2 डाइस से खेल रहे हो और आपको छक्का छक्का आएगा ही आएगा, नहीं आएगा, बहुत कम चांसेस हैं कि वो आ जाए, ठीक है। तो इनकी रैंडमनेस बहुत ज़्यादा होती है इन प्रोसेसेस की। अब जिस तरीके से कार्ड्स की गेम है, आप वो खेल रहे हो, ठीक है। कोई बंदा आपको नंबर कहता है कि आप ये वाला उठाओ, ठीक, ये वाला कार्ड उठाओ और बताओ कि इसमें क्या है, तो आप नहीं बता सकते, हर बार कोई डिफरेंट नंबर आएगा। यही बात है। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें कोई वर्क परफॉर्म नहीं करना होता। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? खुद ब खुद होते हैं ना। अब जैसे कि अगर आपकी 90% है, ठीक है, बहुत चर्चा है आपका क्लास में, आपकी 90% है, और आप इसी अपनी उसमें आके ना, गुरूर में आके कि भाई मुझे तो कोई हरा नहीं सकता, आप जो पढ़ना छोड़ देते हो कि मेरे तो मार्क्स आएंगे ही आएंगे। जब आप वहाँ से पढ़ाई करना छोड़ते हो तो आप डायरेक्ट जो है वो 40% पे आते हो। देखो, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने कोई वर्क परफॉर्म नहीं किया। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था कि आप 90 से सीधा 40 पे आए हो। लेकिन जब आप 40 से 90 की तरफ जाना है तो एक एक लम्हा मेहनत करनी पड़नी है, एक एक दिन मेहनत करनी पड़नी है आपको। तो आपको ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आपको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, यानी हर दिन काम करना पड़ेगा। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में क्या होगा कि वो रैंडम होती हैं, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उनके लिए आपको वर्क करना पड़ता है, किसी खास डायरेक्शन में होते हैं वो प्रोसेस। ये जो हमने टर्म इंट्रोड्यूस करवाया है रैंडमनेस का, रैंडमनेस एक ऐसी चीज़ है जिसे हम मेजर तो नहीं कर सकते, तो हम एंट्रोपी को किस तरीके से मेजर करेंगे? तो बेसिक क्वेश्चन ही ये अराइज होता है कि हम एंट्रोपी को कैसे मेजर कर सकते हैं, जबकि एंट्रोपी जो है वो डील ही करती है रैंडमनेस से, स्पॉन्टेनिटी से डील करती है। हम कैसे एंट्रोपी को मेजर कर सकते हैं? तो हम एंट्रोपी को कभी मेजर नहीं कर सकते। जिस तरीके से हम सेकंड लॉ में मेजर करते हैं, मास को, एक्सेलरेशन को मेजर कर लेते हैं, हम एंट्रोपी को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम चेंज इन एंट्रोपी को मेजर कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि कोई प्रोसेस पहले ज़्यादा रैंडम था या अब ज़्यादा रैंडम हुआ है, वो स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनिटी की तरफ गया है, ठीक है, ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ गया है या डिसऑर्डर से ऑर्डर की तरफ गया है। तो हम ये चीज़ बता सकते हैं, तो हम उसके अंदर चेंज बता सकते हैं कि पहले जो है वो कैसा था और अब कैसा है। तो जो एंट्रोपी है उसको एस से इंट्रोड्यूस किया जाता है, और चेंज इन एंट्रोपी ज़्यादा यूज़ होगा तो वो डेल्टा एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब देखते हैं कि ये पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, और इसकी ज़ीरो वैल्यू कब होगी। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में क्या होता है, अगर हम इनिशियल और फाइनल स्टेट्स की बात करें तो इनिशियल स्टेट में प्रोसेस इतना स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, ठीक है। अब वो प्रोसेस अपनी फाइनल स्टेट में जा रहा है, जिस तरह मैंने डिफ्यूजन का बताया था, ठीक है। डिफ्यूजन की एग्जांपल अपने माइंड में रखिए कि आपने कमरे की एक साइड पे स्प्रे किया है, अभी वो इतना रैंडम नहीं है, जब वो पूरे कमरे में जाएगा, जब वो उसकी फाइनल स्टेट होगी तो वो ज़्यादा रैंडम होगा। तो यानी जो फाइनल रैंडमनेस है, फाइनल इंट्रोपी है, वो क्या है, वो ज़्यादा है। तो अगर फाइनल इंट्रोपी ज़्यादा है और जो इनिशियल इंट्रोपी है वो कम है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो डेल्टा एस जो है वो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो आएगी। तो स्पॉन्टेनिटी के स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में क्या होता है कि जो डेल्टा एस है वो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होती है। नॉन स्पॉन्टेनिटी का देखिए, नॉन स्पॉन्टेनिटी यानी आप रैंडमनेस से आप ऑर्डर की तरफ जा रहे हो,
ठीक है, आपके पास मिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी सीमेंट, आप उससे घर बना रहे हो, एक ऑर्डर्ड स्टेट में जा रहे हो। ठीक है, तो आपकी जो इनिशियल स्टेट थी वो ज़्यादा रैंडम थी और जो फाइनल स्टेट है वो कम रैंडम है। तो जब आप माइनस करोगे इसमें से, यानी लेस रैंडम है, तो 4 - 5 करो तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इसका जो डेल्टा एस होता है, इसकी जो चेंज इन एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, लेस देन 0 होती है। और अगर 0 की बात करें, चेंज इन एंट्रोपी 0 कब होती है, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेसेस में होती है कि कोई प्रोसेस है वो ए से बी की तरफ जा रहा है, फिर वो दोबारा से बी से ए की तरफ आ रहा है। देखो अब इसमें क्या हो रहा है कि पहले वो जो है वो स्पॉन्टेनिटी की तरफ आ रहा है, फिर वो दोबारा से उसको निगेट कर रहा है। जैसे आप देखो ना कि आपने प्रेशर कुकर में पानी रखा हुआ है, पानी जो वो भाप बन रहा है, और क्योंकि आपने उसको कैप दिया ऊपर से, तो वो भाप दोबारा से पानी में कन्वर्ट हो रही है और नीचे गिर रही है। तो यहाँ पे टोटल वर्क डन क्या हुआ, 0 हुआ। यहाँ पे ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो जब आप ए से बी की तरफ जा रहे हो तो वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जब वो बी से ए की तरफ आ रहे हो तो वो दोबारा से माइनस में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें प्लस एंड माइनस करो इन दोनों वैल्यूज को, तो क्या होगा, डेल्टा एस इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस, और नॉन स्पॉन्टेनिटी एक ऑर्डर को कहते हैं। स्पॉन्टेनिटी को या रैंडमनेस को हम मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन रैंडमनेस को मेजर किया जा सकता है। सेकंड लॉ हमें इन चीज़ों के बारे में बताता है, और नेचर के जितने भी हमारे पास लॉज हैं उनको डिफाइन करता है। नेचर में जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको डिफाइन करता है ये। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।